हेलो हेलो हेलो। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्या हाल है बच्चा पार्टी आप लोगों के? जय हिंद। गुड इवनिंग। सर मिस यू वेरी मच। अरे बच्चों, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है। तो खुश रहें सभी बच्चे। बहुत मेहनत करें। आज आप स्मार्ट लग रहे हैं। क्यों भाई? आज तो बहुत थका हुआ हूँ। और मैं दोपहर में क्लास होती है ना, 2 घंटे की यूट्यूब पे। वो पहले हो जाती है, फिर एक आध घंटे की क्लास और हो जाती है, फिर ये क्लास होती है। तो इस वीक तो बहुत बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है। हर हर महादेव। चलिए, थोड़ी देर वेट करते हैं। सर तो आप कंफर्टेबल है ना? नहीं नहीं बेटा, आपको पढ़ा कर ही जाएंगे, डोंट वरी। सर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सर भारत और कनाडा कनाडा के संबंध देखो, कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है बेटा, बहुत छोटी सी बात है। देखो कनाडा क्या है ना, कि कनाडा सपोर्ट कर रहा है करंट सिनारियो में ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो इंडिया के अगेंस्ट हैं। और सबको एक ही तरीका है बेटा, सबका एक ही तरीका है कि जो लोग भी भारत के मतलब अगेंस्ट सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, उनसे जो मतलब टेरर ग्रुप होते हैं, उनसे उनको यहाँ पे फंडिंग मिलती है, वहाँ से उनको पैसा मिल जाता है। इसीलिए ठीक है, इसीलिए इस तरीके की बातें यहाँ पे चल रही हैं और कुछ भी नहीं है। चलो, तो बच्चा पार्टी एक नए सफर में एक नई शुरुआत। हाँ बेटा, हर जगह अच्छे से ही पढ़ाते हैं बच्चे, है ना? हर जगह अच्छे से ही पढ़ाते हैं। कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं बेटा, करते रहिए, एक एक दिन करते रहिए, एक एक दिन करते रहिए। 2024 में कैसे तैयारी करें? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ हाँ, आज तबीयत ठीक है बच्चे, आज तबीयत ठीक है। चलो, तो कह दो मंजिलों से तैयारी कर लें, क्योंकि वो राहगीर घर से निकल चुके हैं मंजिलों को मुकम्मल करने के लिए, जिनके हौसलों को रास्ते की चुनौतियां ध्वस्त कर नहीं सकती हैं। थकान उनको हरा नहीं सकती, अंधेरा उनको डरा नहीं सकता। वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मुकम्मल मंजिल नहीं कर लेंगे। तो इस सफ़र को हम आगाज करते हैं, इसकी हम शुरुआत करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और ये सभी बच्चों के लिए ये क्लास है। आप 1 पॉइंट के हैं, आप 2 पॉइंट के हैं, आप आक्रोश के हैं, आप 3 पॉइंट के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका एक वो मिशन है। जिस तरीके से एक सैनिक जब जंग पे जाता है तो उसके जीवन में कुछ नहीं होता है, ना उसको परिवार की चिंता होती है, ना उसके सामने परेशानियां होती हैं, ना उनको भूख लगती है, ना उनको प्यास लगती है। उनका सिर्फ सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि फतेह हमको हासिल करना है। ठीक है, फतेह हमको हासिल करना है, विजय हमको हासिल करना है, मर जाना है, मिट जाना है इस वतन के खातिर। हमको अपने प्राणों की बलि या प्राणों को न्यौछावर कर जाना है। देखेंगे तो सिर्फ लहराता तिरंगा देखेंगे, इसके सिवा कुछ और नहीं देखेंगे। देखेंगे तो भारत की जीत देखेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं देखेंगे। चाहे भले फिर मुझे मेरे प्राणों की बलि ही क्यों ना देना पड़े। जिस तरीके से एक सैनिक के ये शब्द होते हैं ना, एक सैनिक जिस तरीके से लड़ने के लिए जाता है, ये सफ़र आपका उसी तरीके का है। बहुत परेशानी आएंगी, बहुत चुनौतियां आएंगी, ठीक है, बहुत दिक्कतें आएंगी, पर
इन चुनौतियों से हम लड़ेंगे ना, इनको हम फतेह हासिल करेंगे ना, हमारा जो ख्वाब है, ठीक है, वो सिर्फ हमारी वो खूबसूरत सी मंजिल है। अक्सर लोग हद से गुजर जाते हैं मुकम्मल इश्क को करने के लिए। हम वो मांझी हैं, हम वो राहगीर हैं जो हर हद से गुजर जाएंगे अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए। चलो भाई शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारी लाइनें आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बैच के साथ। जिस तरीके से खूबसूरत होती है मोहब्बत, उसी तरीके से मेरी मंजिल भी खूबसूरत है। और जिस तरीके से लोग सब कुछ दांव पे लगा देते हैं अपनी मोहब्बत के लिए, मैं अपने सपनों के खातिर सब कुछ लगा दूंगा। चलो भाई शुरू करते हैं इस कहानी को और देखते हैं आज। बच्चा पार्टी एमपीपीएससी सक्षम आक्रोश, ये सबका एक कॉमन क्लासेस है जो एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स को टारगेट करके यहाँ पे स्टार्ट की गई है। आज की हमारी जो कहानी है बच्चा, वो कहानी क्या है? आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम इंट्रोडक्शन, सिलेबस और पीवाईक्यू पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल लेके आया हूं मैं। और ये सारी चीजें क्यों होती हैं सर? क्योंकि हम इससे पेपर को समझ पाते हैं। अभी हमने जो पॉलिटी आपको पढ़ाई थी वो है एक, जो जैसे सक्षम वाले कुछ बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं, तो वो आप कह सकते हैं बच्चे कि वो मेंस को टारगेट थी। अब जो मैं आपको यहाँ पे है ना, ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो शुरू करने वाला हूँ वो प्रीलिम्स को टारगेट करके हम उस तरीके से पढ़ेंगे जिसमें प्रीलिम्स को आप यहाँ पे एस कर लें। वो बच्चे जो 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है। कुछ फासले, कुछ वक्त और कुछ समय की ही तो बात है। आज नहीं तो कल मंजिल मुकम्मल आपको भी होगी। तो जो 23 में कर लेंगे वो बहुत ताकत लगाएंगे, जिनकी 24 में है आपको भी कमजोर नहीं पड़ना है। क्योंकि अगर मैं थक कर बैठ जाऊंगा, ठीक है सर आप प्लीज क्लास लीजिए, ज्यादा मोटिवेशन के लिए टाइम नहीं है ना। अरे बिल्कुल अजीत कुमार गुप्ता जी, मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि शुरुआत में किसी से किस तरीके से यहाँ पर बोला जाए। ठीक है चलो भाई शुरू करते हैं, इस कहानी को देखते हैं। और इसी तरीके से जैसे हमारे एक भाई साहब ने अभी कुछ यहाँ पर बोला, इस तरीके से बहुत सारे लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने आएंगे आपकी मंजिल की राहों में। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको कोशिश करना है कि आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं कहानी को। लेक्चर नंबर 1 है। आज हम आपसे क्या डिस्कस करेंगे बच्चे? तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, एक तो हम देखेंगे सिलेबस को। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंस दिखा देंगे इस सब्जेक्ट की कि इसकी आपको क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे आप इसको कवर कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इम्पोर्टेंस की, कि जिस सब्जेक्ट की मैं क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। फिर हम इसके सिलेबस को आपको एक बार दिखा देंगे और सिलेबस के बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे पी बाई पी पर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बातें आपको हम यहाँ पे डिस्कस करना है, बहुत कुछ आपको हम यहाँ पे सिखाना है। ठीक है और वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा उतावले होते हैं, सर क्लास शुरू कर दीजिए, सर समय ख़राब मत करिए, वही बच्चे होते हैं जो इंस्टाग्राम पे 2-2 घंटे ऐसी रील्स देख रहे होते हैं जिनका आपके जीवन से कोई वास्ता यहाँ पे नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहानी को। बच्चा पार्टी हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके महत्व को समझिए कि किस तरीके से आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। भाई हम लोग जो अभी क्लासेस आपकी स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, ये क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी यूनिट 6 और यूनिट 6 का जो पार्ट ए है इसको कवर करेंगे। और इसी के साथ में यहीं पे हम कवर करने वाले हैं बच्चा जो यूनिट 10 है, यूनिट 10। तो इस कोर्स के अंतर्गत प्रीलिम्स की आप 2 यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं। एक तो आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, एक आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जिसे आप लोग बोलते हैं यूनिट 6A और दूसरा बच्चा हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिट 10। अगर आप पुराने पेपरों को देखोगे तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि यूनिट 6 से जो क्वेश्चन होते हैं बच्चा, वो 9 से 10 क्वेश्चन होते हैं पॉलिटी से ही। मतलब जो 9 to 10 क्वेश्चन आपके होते हैं वो पॉलिटी के ही होते हैं। और इसी के साथ में अगर आप यूनिट 10 को देखोगे तो सीधे सीधे 10 के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर हम मोटा मोटा इसका अंदाजा लगा लें बच्चा, तो आप देखने जा रहे हैं कि इससे आपको 20 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं प्रीलिम्स के पेपर में। 10 क्वेश्चन पॉलिटी वाले सेगमेंट से, 9 कभी 8 हो जाते हैं अगर इकोनॉमी के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इकोनॉमी से ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, सारे सवाल यहीं से बन रहे होते हैं।
और कमीशन के 10 सवाल आपके फिक्स है, जिसे आप लोग यूनिट 10 के नाम से जानते हैं। और हमने आपके जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से इस पूरे कोर्स को हमने समय दिया है 23 से 24 दिन। इससे ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं बच्चे, क्योंकि आपका जो पेपर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ 23 और 24 दिन में रेगुलर अगर आप शाम को मेरे साथ यहाँ पे पढ़ाई करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से बेटा, अभी इसकी बात कर रहे हैं, ये जो कोर्स स्टार्ट हुआ है, ये कोर्स स्टार्ट हुआ है यूनिट 6 के लिए। यूनिट 4 की क्लासेस इसके बाद स्टार्ट होंगी, जिसे हम लोग ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। तो अभी हम जो सफ़र शुरू करने जा रहे हैं ना मेरे दोस्त, वो सफ़र शुरू करने जा रहे हैं कितने का? तो बच्चे हम शुरू करने जा रहे हैं 20 क्वेश्चन का। और अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे पॉलिटी वाले सेगमेंट को अगर ऐड कर देता हूं, तो ये पॉलिटी वाला सेगमेंट आपको यूनिट 5 में भी देखने को मिल जाता है, जहां पर एमपी की पॉलिटी दी गई है। अगर उसके क्वेश्चन और यहाँ पे ऐड कर देते हैं 6 के आसपास, तो बच्चा ये लगभग हो जाता है 30 क्वेश्चन। तो सिर्फ और सिर्फ राज व्यवस्था एक ऐसी चीज है जो आपको लगभग 30 क्वेश्चन देती है, और इन 30 क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से यहाँ पे एस कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप इनको कवर कर पाएंगे। तो ये तो बच्चे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें चीजें समझ में नहीं आती। समझ में बेटा अब आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि आपके सामने इसका महत्व पता चल गया है कि आपको ना 30 सवालों के लिए जूझना है, और इन 30 सवालों को जूझने के लिए थोड़ी सी हमको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ सकती है, और थोड़ी सी हम यहाँ पे मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। आज ये पहली क्लास है। जितने बच्चों को यहाँ पे तकलीफ हो रही है सर कितनी यूनिट हो गई हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये पहली क्लास है। दिस इज दी फर्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए। आप किसी भी बैच का हिस्सा हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीलिम्स को टारगेट करके पहली क्लास है। अभी हमने सिर्फ आपको ये बताया हुआ है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है बच्चे। अब देखो सर हम इसको कवर कैसे कर सकते हैं, इसको कवर करने की रणनीति पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया गया है। बच्चे अगर आप प्रीलिम्स के सिलेबस को देखोगे, जिसे आप लोग यूनिट 6 के नाम से जानते हैं ना बच्चा, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इन्होंने लिखा है कि भारत का संविधान एवं शासन प्रणाली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब पहला ही टॉपिक बच्चे क्या दिया है, पहला टॉपिक दिया है भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। सर ये है क्या? देखो बच्चे, जब हम लोग संविधान को पढ़ते हैं ना, तो संविधान को बनाने में इसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पढ़ना होता है। मतलब भारत का जो संविधान बना है, इस संविधान के पीछे एक बहुत लंबी कहानी होती है, और इस लंबी कहानी को आप लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कुछ कानून है जो ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए वो कानून है जो भारत में शासन करने के लिए लेकर आए गए थे। अब ये जो कानून है ना बच्चे, इन कानूनों की शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, और ये कानून चलते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक। लेकिन हमारे एमपीपीएससी ने क्या किया है, उसने दो एक्टों को सिलेक्ट कर दिया है, एक तो 1919 और 1935। मतलब बच्चे क्या है कि अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1773 से लेके और जितने सारे एक्ट हैं उनके अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ लेते हैं, और अगर मन नहीं है पढ़ने का, नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हम 2020 के पेपर को देखते हैं, 2021 के पेपर को देखते हैं, 2022 के पेपर को देखते हैं, यहाँ एमपीपीएससी ने इस चीज को प्रूफ किया हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन यहीं से पूछ रहा है। मतलब जो बच्चे पहली बार प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, आपको मेरी एक सलाह है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप दुनिया की सारी चीजें अगर भूल भी जाएं, तब भी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 1919 के क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे और 1935 के क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे। सर कहना क्या चाह रहे हो बच्चे, समझना। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविंशियल जो रूल था, यहाँ पे डायरकी लेकर आए थे, प्रांतों में द्वैध शासन लेके आए थे, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। तो ऐसे प्रोविजन बच्चे हमसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपलीफाई कर रहा हूं कि अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों आप लोग कोशिश करें कि भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 इनके सारे प्रोविजन। मतलब क्या सर, देखो 1935 में हमने आरबीआई की स्थापना की थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी?
भारत से हमने बर्मा को अलग किया था, और जो बर्मा है जिसे आप लोग म्यांमार कहते हैं, ये अलग किया गया था इसी एक्ट के अंतर्गत। तो ऐसे सवाल यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक आपका है बच्चे, इसमें सिर्फ 2 एक्ट हैं। हालांकि हम जब क्लास को पढ़ेंगे तो ब्रीफली 1773 से लेके हर एक एक्ट का 1 या 2 इंपॉर्टेंट, मतलब पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा 1919 और 1935। अगर हमारे पास टाइम रहेगा बच्चे तो हम इंपॉर्टेंट फैक्टर इनके भी यहाँ पे देख लेंगे। अब देखो दूसरा जो टॉपिक दिया गया है ना बच्चा, ये दूसरा टॉपिक क्या है, ये दिया गया है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहां थोड़ी सी दिक्कत है बच्चे, क्योंकि संविधान सभा दी गई है, तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ हमें पता होना चाहिए कि संविधान सभा का गठन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। तो हमको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन क्या है, ये किस लिए आया था। संविधान सभा का गठन किया गया था, जब भी हम लोग देखते हैं तो जुलाई 1946 में, और इसने काम करना स्टार्ट किया दिसंबर 1946 में। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसने क्या किया, इसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, भारत के संविधान के निर्माण को तैयार किया। अब संविधान इसने बनाया तो संविधान की डिमांड किसने की, कैसे बनाया, कितनी समिति थी, संविधान के स्रोत क्या हैं, लगभग बहुत सारी चीजें एक ही टॉपिक में आपको देखने को मिल जाती हैं। यहां लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहां लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका मतलब बच्चे ये है कि संविधान सभा तो पढ़ना ही पढ़ना है, और उसके जो कार्य हैं उन कार्यों को भी आपको पढ़ना है। मैं 20 मिनट बस एक बार और आपको बता दूं थोड़ा सा। देखो बच्चे, इस क्लास में ना कुछ बाबा रणछोड़ दास भी देखने को मिलेंगे। इस क्लास में कुछ ऐसे बहुत सारे बच्चे देखने को मिलेंगे ना, कि जैसे एक शेर, एक शायरी आपने सुनी होगी कि बर्बाद हैं आशियाने जिनके, वो लोगों को महल बनाने का मशवरा दे रहे हैं। ये बहुत पुरानी शायरी है कि बर्बाद हैं आशियाने जिनके, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, बर्बाद हैं आशियाने जिनके, वो दूसरों को महल बनाने की सलाह दे रहे हैं। तो आपको ना अपने आप पे फोकस रखना है। जिंदगी में अगर आप सफल होना चाहते हो तो खुद से मतलब रखिए, खुद की बातों पे बिलीव रखिए, और इसके अलावा किसी से ना तो आपको कुछ रखना है, ठीक है, ना किसी की बातों के यहाँ पे सुनना है। तो आप बस प्लीज शांति से यहाँ पे पढ़ते रहें, किसी की बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि बनोगे तो आप बनोगे, बिगड़ोगे तो आप बिगड़ोगे। अब देख लीजिए आपको क्या करना है, अगर बनना है तो आपको बनना है, और बिगड़ना है तो आपको बिगड़ना है। बच्चे, संविधान सभा की जब हम लोग बात करते हैं तो संविधान सभा और इसके कार्य, मतलब हर एक चीज पे हमको यहाँ पे चर्चा करनी है, जिससे आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाओ कि संविधान क्या है। जैसे किसी ने आपने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, एक बहुत सिंपल सा सवाल हमसे बच्चे किसी ने पूछ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो बच्चे हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी नेशन, फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री। यह एक आधारभूत कानून है जिसके माध्यम से किसी भी देश के शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। संविधान के प्रकार क्या होते हैं सर बच्चे? 2 प्रकार का होता है, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है नॉन रिटन। सबसे पहले किसने बनाया रिटन? तो आप बता देंगे यूएसए का। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बच्चे किसका है? तो इंडिया का। अब ये ऐसे सवाल पहले आते थे, अब बड़े पेचीदे सवाल यहाँ से आने लगे हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। अभी आपको PYQ बताऊंगा तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा कहाँ से आया हुआ है। अच्छी बात बच्चे क्या है कि अब कमीशन सिर्फ यहीं से सवाल पूछता है और कहीं नहीं जाता है, मतलब उसने संविधान सभा लिखा है तो संविधान सभा से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक, अगर संविधान लिखा है तो संविधान सभा से क्वेश्चन आएगा, और अगर संविधान नहीं लिखा है तो संविधान सभा से क्वेश्चन नहीं आएगा। संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका का मतलब बेटा सीधी सी बात यह है कि ये जो लाइन आपके पास लिखी गई है, ये यूनिट 6 जो भारत के संविधान का ना एक पार्ट है, एक भाग है, जिसे आप लोग भाग 6 के नाम से जानते हैं, सॉरी भाग 5 के नाम से जानते हैं। इस भाग 5 के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है कि वो सारी चीजें बता दीजिए जिसपे हमको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट, ठीक है, हमारे जो जुडिशरी है वो नीचे आपको यहाँ पे दे दी गई है स्पेसिफिक। तो यहाँ आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। पिछले 3 बार से ना जो प्रेसिडेंट साहब हैं इनसे एक नई क्वेश्चन आ ही रहा है, हमारी संसद से कभी ना कभार एक नई क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बच्चा पार्टी हमें ध्यान रखना है कि जो सिलेबस में लिखा गया है कम से कम आप उन चीजों को तो बेहतर तरीके से पढ़ के जाएं। आपसे कुछ बनता है नहीं बनता है, पर इतना ध्यान रखिए कि यहाँ जो लाइनें लिखी गई हैं अगर इनसे पेपर में आएगा तो बच्चे फिर हम उसको गलत नहीं कर सकते।
अगर ये गलत हुआ ना मेरे दोस्त, तो फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो बच्चे जो लिखा गया है अपन उसका पालन करेंगे। अब देखो, नागरिकों के मौलिक अधिकार, जैसे आप लोग जानते हैं बेटा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं हमें पता होना चाहिए। कर्तव्य, जैसे आप लोग जानते हैं एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज, और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ये कह रहा है कि आप आ जाइए, ना तो हमें भाग 1 बनाइए, ना ही आप हमें भाग 2 पढ़ाइए। मतलब सिटीजनशिप से हमें कोई नहीं चाहिए, भाग 1 से हमें कुछ नहीं चाहिए। पर भाग 1 से इस बार क्वेश्चन आ सकता है बच्चा, क्योंकि डिस्प्यूटेड है, भले लिखा नहीं गया है लेकिन डिस्प्यूटेड है, तो हम बेटा इस पे सवाल करेंगे, ध्यान रखना। फिर इन्होंने बोला हुआ है, जैसे देखो नागरिकों के मौलिक अधिकार। बच्चा पार्टी अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे एक बिल चल रहा है, एक बिल चल रहा है, जैसे आप लोग बोलते हैं विमेन्स रिजर्वेशन। अब महिलाओं के आरक्षण की बात चल रही है, तो मैं एक चीज आपको यहाँ पे गारंटी कर सकता हूं कि विमेन्स से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं, चाहे भले वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे भले आपके वो डीपीएसपी हो, या आपके एफआर हो, या आपका पंचायती राज हो, कहीं भी हो, सारे प्रोविजन रट लीजिए, सवाल यहां से आपके आएंगे, ध्यान रखना। फिर है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहां से भी सवाल आता है। सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन बन रहा है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था लिखी गई है, तो इसमें हाई कोर्ट और जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बच्चे ये सिर्फ पॉलिटी का सिलेबस है, सिर्फ पॉलिटी का सिलेबस है, आप इसको ध्यान रखना, जिसे हम लोग यूनिट 6A के नाम से जानते हैं। इतनी ही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। देखो, इसमें सिविल सर्विसेज के बारे में चर्चा नहीं की गई है, इसमें जो भाषाएं हैं भाषाओं के बारे में चर्चा नहीं की गई है। मैं इसमें एक टॉपिक और ऐड करूंगा, जैसे आप लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था दी गई है यूनिट 5 में, जहां पे आप स्टेट की पॉलिटी पढ़ते हैं, राज्य की पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उसको भी हम इसी में कवर कर देंगे, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। ठीक है बच्चा, हम अब डेली क्या करेंगे ना, जैसे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा, हम कैसे इसको कवर करने की शुरुआत करेंगे। बच्चे ये संविधान का पूरा सिलेबस है, ये पूरा संविधान का सिलेबस है। हम इस सिलेबस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, फिर अपन लोग चलेंगे किसके पास, अपन चलेंगे कमीशन के पास। बच्चा पार्टी अगर मैं इस सिलेबस को ब्रेक डाउन करूं, अगर मैं सिलेबस को ब्रेक डाउन करूं, तो आप इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। आप यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, और हम इसी तरीके से इस टॉपिक को यहाँ पे लेके बढ़ेंगे, आगे लेके जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, या जिसे आप लोग बच्चे यहाँ पे कहते हैं संविधान। तो हमें किस तरीके से इसको ब्रेक डाउन करना है, जैसे आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम इंट्रोडक्शन पे चर्चा कर लेंगे कि एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम इंट्रोडक्शन को देख लेंगे, जिसे आप लोग कह सकते हैं कि संविधान का एक परिचय हम लोगों को पता होने जाना चाहिए, परिचय। ठीक है, इसके बाद बच्चे जो अपनी क्लास रहेगी ना, हम सीधा यहाँ पे बात करेंगे GOI एक्ट। GOI एक्ट आप ये लिख लीजिएगा, ऐसा कैसा, GOI एक्ट 1919 एंड 1935। तो अपनी पहली प्रायोरिटी बेटा क्या रहेगी, अपन इनको कवर करें। अगर उसी दिन अपने पास समय बचता है, अगर टाइम बचता है, तो हम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसकी एक समरी भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। भले उसको स्लाइड के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दें 10 मिनट में, पर वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की समरी भी आपके सामने आ जाएगी। फिर बच्चे अपन लोग क्या करने वाले हैं, फिर अपन क्या करेंगे, फिर हम कवर करेंगे सीधा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब बच्चे जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यहाँ पे बात करते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, या जैसे आप लोग संविधान सभा कहते हैं, इसका मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, सिर्फ संविधान सभा नहीं है, इसके बहुत सारे हिडन पिलर हैं। जैसे इसमें आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसने इसकी डिमांड की, कौन इसकी मांग किया, भारतीयों ने की, फिर अंग्रेजों ने क्या किया। फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसका आधार क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठन करने का बेस क्या था, इसकी फंक्शनिंग क्या थी, आप ये देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि भारत के संविधान के रिसोर्सेज क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। इतनी सारी चीजें एक क्लास में आपको कवर करनी पड़ेगी। और संविधान सभा ने जो कार्य किया, इसके लिए काफी सारी कमेटीज को बनाया गया। ये कमेटीज ने किस तरीके से काम किया, बहुत सारी समिति बनाई गई, इन समितियों ने कैसे काम किया बच्चा, ये भी हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे इन सबको एक एक ही क्लास में कवर कर दें। सर वॉइस क्लियर नहीं है, कितने बच्चों को वॉइस क्लियर नहीं, एक बार बताएं जरा, कितने बच्चों को वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर किस किस के लिए नहीं है।
क्या आवाज सही आ रही है? चलो, तो बच्चे हम लोग परिचय की बात करेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 की बात करेंगे, फिर भारत की संविधान सभा। और जब संविधान सभा को पढ़ रहे होंगे तो संविधान सभा के द्वारा किए गए सारे कामों पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और संविधान सभा को पढ़ने के बाद जो बच्चा हमारा चौथा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होगा, हम डायरेक्ट चलेंगे बच्चे यहाँ से कहाँ, फंडामेंटल राइट के पास। हमको सीधा फंडामेंटल राइट पढ़ना है, जिसे आप लोग जानते हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार को हम कोशिश यही करेंगे बच्चे कि 1 से 2 क्लास अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स हम इनको कवर करें। और मौलिक अधिकार को जैसे ही हम कवर कर देंगे, इसके बाद अपनी जो कहानी होगी ना बच्चे 5वीं क्लास की, 5वीं क्लास की कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसे आप लोग जानेंगे बच्चा किस नाम से, डीपीएसपी के नाम से। हम आगे जो अपना टॉपिक चलेगा डीपीएसपी, मतलब इनमें 2-2 क्लासेस लगेंगी, किसी में 3-3 क्लास लग सकती हैं। डीपीएसपी जैसे आप लोग जानते हैं नीति निर्देशक तत्व के नाम से, तो हम नीति निर्देशक तत्वों पर भी आपसे चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे आप लोग कहते हैं मौलिक कर्तव्य। ये एक प्लान मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आए। हम मौलिक कर्तव्य की चर्चा करेंगे, इस पे डिस्कशन करेंगे। और इसके जस्ट बाद जैसे ही आपके मौलिक कर्तव्य कवर होते हैं बच्चे, हम लोग शुरू कर देंगे यूनियन, जिसे आप लोग कहते हैं पार्ट 5 के नाम से। यहाँ काफी सारी चीजें दी गई हैं। जैसे देखो बच्चा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति को देखेंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तीनों को एक साथ निपटा देंगे, कोई टेंशन नहीं आएगी। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपना जो संसद है, इस संसद में 2 क्लास लग जाएंगी, जैसे आप लोग पार्लियामेंट कहते हैं, तो पार्लियामेंट का हर एक बेसिक मैं आपको कवर करा दूंगा पार्लियामेंट। फिर हम देखेंगे अटॉर्नी जनरल प्लस सीएजी कमीशन में भी पढ़ाना है, यहाँ भी पढ़ लेंगे, तो ये वाली कहानी आपके यहाँ से खत्म हो जाएगी। और बच्चा पार्टी फिर हम लोग सीधा चलेंगे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर आपकी कहानी आ जाएगी अमेंडमेंट की। अब देखो इसमें कुछ चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, जैसे प्रीएम्बल नहीं है तो प्रीएम्बल की एक क्लास आपको प्रोवाइड करा देंगे। कुछ चीजें जो हमें बेहतर लगेंगी वो आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये पूरी कहानी है। और इसी में हम लोग ऐड कर देंगे पंचायती राज व्यवस्था को। एक दिन का समय निकाल के उतना पंचायती राज में आपको पढ़ा दूंगा जितने पंचायती राज की आपको आवश्यकता है, ठीक है भाई। अब देखो, आपको बस ध्यान ये रखना है कि इन क्लासेस को रेगुलर फॉलो करना है, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पे नहीं रहे, ठीक है। बच्चे प्रीएम्बल आपको पढ़ाएंगे, सिलेबस में नहीं लिखा गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इनको यहाँ पे पढ़ना है, बेटा पढ़ना है, इनको ध्यान रखना, ठीक। बेटा हर चीज हिंदी में लिख तो रहे, राष्ट्रपति, संसद, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, बेटा ये ऐसा कैसा लिख लो, इसकी हिंदी आपको परेशान करेगी। सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में लिख लो, हाई कोर्ट इंग्लिश में लिख लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंग्लिश में लिख लो। अमेंडमेंट को आप लोग क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। तो ये हमारी रणनीति है, ये हम इस तरीके से सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। अब एडिशनल बच्चे देखो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। एडिशनल आपको क्या करना है इसको लेके भाई, देखिए 2 चीजें हमें संविधान में बहुत परेशान करती हैं। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही चीजें ऐसी हैं इस संविधान में जो बच्चों को बहुत परेशान करती हैं। इनमें से एक आपके पास आते हैं आर्टिकल। बच्चे एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल, कि सर बहुत सारे आर्टिकल हैं, हम लोग क्या पढ़े, आर्टिकल, जिसे आप लोग कहते हैं अनुच्छेद, और एक बच्चों को परेशान करता है अमेंडमेंट, क्योंकि अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। अमेंडमेंट जिसे आप लोग कहते हैं संशोधन। तो बच्चे हम कोशिश ये करेंगे कि आर्टिकल, अमेंडमेंट, ठीक है, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्केड्यूल्ड, बहुत सारे बच्चों को तो यही परेशान करती हैं, जिसे आप लोग कह रहे हैं अनुसूची, और फिर हम एक टॉपिक यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट, जिसे आप लोग कहते हैं भाग। देखो शेड्यूल्ड और पार्ट तो ऐसी चीजें हैं, ये एक दिन में कवर हो सकती हैं, लेकिन अनुच्छेद और अमेंडमेंट कभी भी एक दिन में कवर नहीं होते हैं। तो बच्चा इसका ना अपन एक प्लान करेंगे। प्लान कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए
मैं दोनों चीजों को यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर पॉलिटी क्लास भले ये है, लेकिन बच्चे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, जो मुझे 2 सब्जेक्ट आपको कवर कराने हैं प्रीलिम्स के लिए, जियोग्राफी, एक जियोग्राफी आप जिसे बोलते हैं, जिसे आप लोग भूगोल बोलते हैं, दूसरा हमको यहाँ पे कवर कराने हैं पॉलिटी। तो इनके जितने भी स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन को डेली बेसिस पर मैं आपको टारगेट दूंगा, कोशिश करूंगा उनके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूं। @@ गौरव सर बन, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। @गौरव सर बन, गौरव मेरा नाम है, सर आप लोगों ने मुझे दिया है और एक आपको उसके आगे लगाना है, तो @गौरव सर बन आप टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम में जाने के बाद, ठीक है, हाँ OMR प्रैक्टिस बच्चे आपको आज से ही करना है। अब बेटा बहुत आराम से हो जाएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल, उसमें सब कुछ रहेगा। बच्चे अर्थव्यवस्था मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अर्थव्यवस्था आपको दूसरी जो हमारी फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएंगे। हाँ, इसीलिए मैंने बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको अगर आर्टिकल्स याद नहीं होते हैं कोई बात नहीं, उसका एक तरीका है, उसका एक तरीका है बच्चे। देखो मैं आपसे बोलूं कि भारत के संविधान में अगर देखा जाए तो अभी कितने आर्टिकल हैं बच्चे, तो अभी आपको 460 आर्टिकल देखने को मिलेंगे। हम 460 नहीं पढ़ेंगे, मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको 150 के आसपास आर्टिकल दूं, 150 के आसपास, और उनमें से आप देखेंगे अगर आर्टिकल आएगा तो आ जाएंगे। पेपर के पहले मैं आपको 30 है ना, 30 आर्टिकल और यहां पर दूंगा, और वो 30 आर्टिकल सर आप यूनिट 6 के लास्ट में 2 पॉइंट, बेटा लास्ट के 2 पॉइंट कौन से हैं? संवैधानिक संशोधन और सर्वोच्च न्यायालय लिख तो दिया है मेरे दोस्त, ये लिखा तो है, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ये अमेंडमेंट जिसे आप लोग संशोधन कहते हैं। लास्ट के ये 2 पॉइंट यही तो हैं बच्चे, ये लास्ट के 2 पॉइंट बेटा आपके पास ही है। कैसे करेंगे वो आपकी टेंशन नहीं है, वो मेरी टेंशन है, मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी। तो बच्चे अपनी प्लानिंग क्या रहेगी आप इसको सुन लीजिए। देखो जैसे अगर आज से मैं देखूं तो आज से आपके पास 80 डेज मान लेते हैं, वैसे 90 दिन है पर आज से मैं देख लेता हूं कि 80 दिन मैंने मान लिए, 10 दिन और आपको मैंने दे दिए। यहां से बच्चे अगर आप एक दिन में अगर 3 आर्टिकल भी पढ़ते हैं, एक दिन में सिर्फ 3 आर्टिकल को भी याद करोगे, सिर्फ 3 आर्टिकल को, तो भी आपके पास 240 आर्टिकल याद हो जाएंगे। मैंने आपसे कितना बोला है? मैंने आपसे बोला है 150 आर्टिकल। एक दिन में याद करोगे तो जीवन में कभी याद नहीं होंगे, लेकिन एक दिन में अगर 3 आर्टिकल याद करोगे तो आपको 240 आर्टिकल याद हो जाएंगे, मतलब आपको पूरा संविधान याद हो जाएगा। ध्यान रखना, अमेंडमेंट आपको 80 से ज्यादा नहीं पढ़ने हैं बेटा, तो कोशिश यही करनी है कि एक दिन में आप एक अमेंडमेंट को पढ़ें। इसकी तरीका क्या रहेगा बच्चे? इसका तरीका ये रहेगा, दोनों चीज में, चाहे भले वो आर्टिकल हो चाहे भले आपके पास अमेंडमेंट हो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक कैटेगरी बनाएंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वो कोई सा भी हो सकता है, वो 350 भी हो सकता है, वो 360 भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। फिर हम इनको सेकंड लिस्ट बनाएंगे कि सेकंड इंपॉर्टेंट, और फिर हम एक लास्ट लिस्ट बनाएंगे जिसे आप लोग कह सकते हैं कि लीस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3 कैटेगरी बनाएंगे, आर्टिकल्स की भी, अमेंडमेंट की भी। तो जो इंपॉर्टेंट है बच्चे, इनको आपको हमेशा रिकॉल करते रहना है, हमेशा याद करते रहना है, क्योंकि यहां से सवाल बनने की संभावना रहेगी। तो अगले 80 दिन में आपका ये पूरा डेटा कवर हो जाएगा। इसी के साथ में अगर मैं जियो की आपसे बात करूं बच्चे, तो यहाँ स्टैटिक के 8-10 पोर्शन है, 8-10 पोर्शन। जैसे मिनरल्स हुए तो बच्चे इसको हम लोग अभी से रटना शुरू कर देंगे कि मिनरल्स प्रोडक्शन। जैसे आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, तो मैं बहुत ज्यादा टारगेट नहीं दूंगा, कम कम करके दूंगा, तो ये सारी चीजें आपकी बहुत आसानी से कवर हो जाएंगी। तो बच्चे पॉलिटी की क्लासेस के पढ़ने के साथ में ये सफर आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। आज से ही आपको टारगेट देना शुरू कर देंगे, जिससे आपको दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। आप बस ध्यान रखिए बेटा, पॉलिटी की जो इकोनॉमी की क्लासेस है ना, ये इकोनॉमी की क्लासेस आपकी अलग तरीके से होंगी, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, यूनिट 6 में दो कौन कौन से टॉपिक हैं बेटा यूनिट 6 में पॉलिटी में, आप मुझे बता दीजिए। यूनिट 6 में 2 हिस्से हैं, यूनिट 6A और यूनिट 6B। तो बेटा वो बी है जिसे आप लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग पॉलिटी की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं।
तो बच्चे जो इकोनॉमी वाला सेगमेंट है वो मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूं, ठीक है। हाँ, यही आपको मेंस में भी याद रखने हैं, यही 150 आर्टिकल आपको मेंस में भी याद रखने हैं, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, आपको मेंस में याद रखना है, परेशान नहीं होना है। चलो भाई, चलो भाई, अब अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं तो हम ना 2-3 चीजों पे काम करेंगे। जैसे मैं आपको अगर बताऊं, किसी भी टॉपिक को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तो एक स्मार्टली अप्रोच आपके साथ क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूं। एक स्ट्रेटेजी, किसी भी टॉपिक के साथ अगर मैं आपसे डील करूंगा ना बच्चे, तो अपनी डीलिंग का तरीका क्या रहेगा आप ये भी देख लीजिए। सबसे पहले बच्चे हम उस टॉपिक का बेसिक देखेंगे, सबसे पहले हम उसका एक बेसिक देखेंगे, बेसिक जिसे आप लोग कहते हैं सामान्य जानकारी। कोई भी टॉपिक का एक वो सामान्य जानकारी जहां से कभी कभार एग्जामिनर सवाल बना देता है, तो ये हम कवर करेंगे। सामान्य जानकारी के बाद बच्चे अपन इसकी एक फुल कवरेज लेंगे। क्या लेंगे? फुल कवरेज। इसका हर एक एस्पेक्ट आपको पूरा विश्लेषण, सब कुछ मैं आपको कवर कर दूंगा इसी के साथ में, पूरा विश्लेषण। और लास्ट में ना बच्चे हम आपको इस बार उसकी समरी प्रोवाइड कराएंगे। समरी मतलब कोई भी जो टॉपिक है ना, इसकी समरी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि इतनी सी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको शॉर्ट नोट्स में शामिल करना है, जिनको आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है बच्चे। तो बेसिक, सामान्य जानकारी, फिर फुल कवरेज और समरी। अपना जो टेलीग्राम ग्रुप रहेगा ना बच्चे, यहाँ पे मैं आपको डेली टारगेट भी देना शुरू करूंगा। जो पढ़ा रहा हूं उसका रिवीजन कैसे कराना है, तो उसके लिए मेरे पास है कि मैं रिवीजन कराने के लिए डेली टारगेट दूंगा कि भाई इतना पढ़ के आना है टारगेट। और जैसे ही एक निश्चित समय आपको दूंगा ग्रुप में, मैं 10 से 20 क्वेश्चन डेली मेरी साइड से आपको 10 से 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं ग्रुप में, पीडीएफ फॉर्म में। आप उसको एक ओएमआर सीट में टिक कर लीजिएगा और उसके बाद फिर मैं उसके आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप उससे चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने ज्यादा। हाँ, आर्टिकल्स अमेंडमेंट इनकी पीडीएफ में आज ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, आज ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। डोंट वरी कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इन इंपॉर्टेंट आर्टिकल का आप रट्टा लगाना शुरू कर दीजिए। मैं किसी का भी उसमें सब आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट सब आर्टिकल होंगे वही आपको दूंगा। सारे की सारे जो अमेंडमेंट में इनकी पीडीएफ में आपको कल प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे भाग है, भाग की पीडीएफ भी आज ही मिल जाएगी, किस भाग में क्या दिया गया है, और शेड्यूल की पीडीएफ भी आपको आज ही मिल जाएगी, किस शेड्यूल में क्या दिया गया है। तो आप धीरे धीरे करके इनको स्टार्ट पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो बच्चे देखो, कैसे कोई टॉपिक कवर नहीं होगा, इसी के साथ में हम उस टॉपिक के जितने भी पॉसिबल पीवाईक्यू हो सकते हैं, जो अभी तक आए हैं पीवाईक्यू, या जो एमसीक्यू हो सकते हैं, एमसीक्यू भी इसी दिन, चाहे भले मुझे इस क्लास की टाइमिंग को 2.5 घंटे करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। हम 2.5 घंटे करने के बाद भी, ठीक है, 2.5 घंटे करने के बाद भी सर जो अब हिंदी नोट्स देते हैं उसमें इंग्लिश रहता है, तो प्लीज वो मत डाला करिए। जिससे भी करना है बच्चे आप कर सकते हैं, आपके पास जो भी किताबें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो बच्चे आपसे ये बता रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप थोड़ा सा बिलीव रखिए। आप जब पेपर देने जाएंगे ना बच्चे, आप जब पेपर देने जाएंगे ना, पेपर जिसे हम लोग एग्जाम कहते हैं, मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूं कि पॉलिटी प्लस कमीशन प्लस जियो, बच्चे मैं इतना आपसे दावा कर सकता हूं कि 90% जो क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके पढ़े हुए होंगे या आपके प्रैक्टिस किए होंगे। 10% क्वेश्चन का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि 10% हम भगवान नहीं है, हम भी इंसान हैं। इसमें से कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, इसमें से कुछ और भी आ सकते हैं। तो बेटा @गौरव सर, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना बच्चे, आप इसको रखिए @ मेरा नाम है GAURAV गौरव सर 1। आप यहाँ चले जाइए, आपको मैं डेली बहुत इंटरेक्टिव हमारा ग्रुप रहता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। हम टेलीग्राम लाइव करते हैं, हुआ पॉसिबल तो आज भी लाइव करेंगे 9 बजे, जिस समय आपके जो डाउट रह गए होंगे उन पे भी चर्चा कर पाऊंगा, ठीक है। हाँ, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ, प्रीलिम्स के लिए आपको किसी किताब या किसी चीज की जरूरत नहीं है, कुछ मत लीजिए, ठीक है। मेरी प्रोफाइल नहीं आ रही है बेटा, उसमें MP एग्जाम वाला का लोगो लगा होगा, मेरी
सिर्फ पर्सनल आईडी पर ही ना, मेरी सिर्फ पर्सनल आईडी पर ही एक कमेंट आते हैं और कहीं नहीं, मतलब मेरा फोटो आएगा और कहीं नहीं आएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो पेपर में लगभग सारे सवाल आ जाएंगे। तो अपनी बेटा रणनीति ये रहेगी, रिवीजन का तरीका ये रहेगा, क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, पीवाईक्यू आपको करा दूंगा, एमसीक्यू आपको करा दूंगा, तो किसी भी टॉपिक को लेकर आपके यहाँ पे परेशान नहीं होना है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो पॉलिटी की जानकारी मैंने आपको दे दी है, रणनीति मैंने आपको बता दी है। अब हम देखो कमीशन की तरफ चलते हैं। जो अपने कमीशन है ना बच्चे, अगला सिलेबस का जो हिस्सा है ना, आप इसे यूनिट 10 के नाम से जानते हो। और यूनिट 10 में बच्चा यहाँ पे क्या लिखा गया है, यूनिट 10 में लिखा गया है राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, संवैधानिक और संवैधिक निकाय। कहने का मतलब क्या है बच्चे, देखो राष्ट्रीय का मतलब होता है जिसका ज्यूरिडिक्शन एरिया नेशनल लेवल का है, मतलब जिसका क्षेत्र अधिकार भारत है, ये पूरे भारत में काम करता है, पूरे भारत में। और क्षेत्रीय का मतलब बेटा इसका ज्यूरिडिक्शन एक पर्टिकुलर स्टेट है, ये सिर्फ एक राज्य के लिए काम करता है, मतलब राज्य तक इसके अधिकार सीमित है। तो हम राष्ट्रीय और राज्य के जितने भी संवैधानिक, एक शब्द लिखा गया है बेटा संवैधानिक, इसका मतलब होता है कि डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी चीज जिसका वर्णन संविधान में है, तो उसको आप लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टेट्यूरी जिसे आप लोग बोलते हैं संवैधिक, मेड बाय पार्लियामेंट्री एक्ट, संसद के अधिनियम के द्वारा इनका निर्माण किया गया है, संसद के अधिनियम के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। तो बच्चे यहाँ पे कुछ शब्द हैं, मैंने इनको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। सबसे पहले है नेशनल, जिनका क्षेत्राधिकार राष्ट्रीय है, मतलब ये संपूर्ण भारत में कार्य कर सकते हैं, ये कहीं भी जाके काम करना चाहे कर सकते हैं, ये इनका क्षेत्राधिकार है, इनका ज्यूरिडिक्शन है। इनका क्षेत्राधिकार या इनकी सीमा एक पर्टिकुलर राज्य रहता है, जैसे एमपी के हैं तो ये सिर्फ एमपी में ही काम करेंगे, यूपी में जाके काम नहीं कर पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसी चीज जिसका वर्णन संविधान में है, मतलब क्या हुआ, देखो मैं अपने आप को भारतीय कब कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास भारत की नागरिकता है। वो अमेरिकी क्यों है, क्योंकि उसके पास अमेरिका की नागरिकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। बीएम सर, आप अगर मेरी टेलीग्राम जो ग्रुप है आप प्लीज उसको पिन कर दीजिए, ताकि जो बच्चे पहली बार क्लास में आए हों तो वो शायद उसको ज्वाइन कर पाएंगे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। या जो हमारा मेन चैनल है आप एक बार उस पर भी पिन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो आपसे कोई पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज इसका वर्णन बेटा कहां पर है, संविधान में। और स्टेट्यूरी का मतलब क्या होता है कि मेड बाय पार्लियामेंट, जिसको पावर किसने दी है बेटा, जिसको पावर दी है संसद ने एक अधिनियम बनाकर। तो बच्चे ये दोनों चीजें आपको क्लियर है कि संवैधानिक किसे कहते हैं और स्टेट्यूरी किसे कहते हैं, वैधानिक किसे कहते हैं, शायद आपको क्लियर हो गया होगा बच्चा। मैं फिर से बोलता हूं, देखो एक शब्द यहाँ पे लिखा गया है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका मतलब होता है बच्चा डिस्क्राइब्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसी व्यवस्था जिसका वर्णन कहाँ किया गया है, संविधान में। संविधान में वर्णित व्यवस्था को आप कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं। जैसे हमारा जो कैग है ना बच्चे, कैग एक संवैधानिक संस्था है। जैसे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है, पंचायती राज संस्थाएं एक संवैधानिक संस्थाएं, फिनांस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। वो सारी चीजें जिनके प्रोविजन संविधान में है, सब कुछ संवैधानिक है। फिर आता है एक वैधानिक, या जिसे आप लोग कहते हैं संविधिक, इसी को आप लोग कहते हैं वैधानिक, और यही कहलाता है संविधिक। एक ऐसी संस्था पावर्ड बाय पार्लियामेंट्री एक्ट, एक ऐसी संस्था जिसको
संसद के अधिनियम द्वारा शक्ति दी गई है और उसी से ये रेगुलेट होती है। इट्स कॉल्ड स्टेट्यूरी, इट्स कॉल्ड संविधिक या वैधानिक। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे हमारे पास एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका प्रोविजन संविधान में नहीं है लेकिन इसका एक्ट है। बच्चे जैसे आपके पास विमेन कमीशन है, महिला आयोग है, जिस तरीके से ह्यूमन राइट कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन है, ये सब बच्चे क्या है, जैसे आपका सीबीसी है, सीबीसी जैसे हमारा सीबीसी है, जैसे आप लोग विजिलेंस कमीशन कहते हैं, ये सब क्या है, ये स्टेट्यूटरी है, ये संविधिक है। इनको हमारी पार्लियामेंट ने पावर दी है, उससे अपने आप को रेगुलेट करते हैं। इसी के साथ में बच्चे आप दो शब्दों के बारे में ऑन सुनते हैं, मैं दो शब्द और आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं जिससे आपके डाउट पूरे हो जाएंगे। बच्चा एक शब्द चलता है हमारे आम बोलचाल की भाषा में, बच्चे दो शब्द हैं, आप इन दो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। दो वर्ड हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं। जैसे एक शब्द है बच्चा आपका, एक शब्द है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक, संवैधानिक। और एक शब्द बच्चे यहाँ पे लिखा जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल विच इज नॉन एज असंवैधानिक, विच इज नॉन एज असंवैधानिक। बच्चे समझना, इसको समझने की कोशिश करना, इसको समझ गए तो बहुत सारे डाउट दूर हो जाएंगे। देखो बच्चा पार्टी क्या है, संविधान के बाहर वर्णित जिनका वर्णन वर्णन संविधान के बाहर है, बाहर, डिस्क्राइब्ड आउटसाइड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संविधान में वर्णित नहीं है वो सारी चीजें गैर संवैधानिक है, मतलब संविधान से अलग अलग। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे जैसे नीति आयोग, नीति आयोग बेटा गैर संवैधानिक है, संविधान के बाहर है। जैसे एनजीटी संविधान के बाहर है, संविधान के बाहर है तो गैर संवैधानिक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल को कहते हैं ये होता है गलत, मतलब इट्स इलीगल, मतलब जो वैलिड नहीं है, इट्स नॉट वैलिड, मतलब जो गलत है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई भी चीज आपके पास असंवैधानिक नहीं होना चाहिए। अगर असंवैधानिक है तो नल एंड अवॉइड, उसको नल एंड वॉइड कर देगा कौन, हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो कोई भी चीज गैर संवैधानिक हो सकती है, गैर संवैधानिक वो चीज जिसका वर्णन संविधान के बाहर है, वो हर एक चीज गैर संवैधानिक है, ध्यान रखना। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जिसको हम मान नहीं सकते। जैसे जैसे बाल विवाह है, बाल विवाह है, क्या ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? नहीं बच्चे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बाल विवाह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारत का संविधान ह्यूमन ट्रैफिकिंग को सपोर्ट नहीं करता है, नहीं करता है, ध्यान रखना। तो ऐसी कोई भी चीज जो पॉसिबल नहीं है वो होती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और सर ये दोनों चीज एक ही है बेटा, एक नहीं है बच्चे, हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, समझना बच्चे। ये गैर संवैधानिक का मतलब होता है संविधान के बाहर वर्णित कोई भी चीज। मतलब देखो जैसे पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया, या हमारी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका ने कोई आदेश जारी कर दिया, तो इनके द्वारा बनाए गए जो संस्थान होते हैं बेटा वो कहलाते हैं गैर संवैधानिक, मतलब संविधान के बाहर, जिसका वर्णन संविधान से बाहर है। देखो जैसे आपका एक परिवार होता है, परिवार, और आपके रिलेटिव्स होते हैं, तो आपके परिवार में किसको शामिल करते हैं, किस पे शामिल करते हैं? आपकी सिर्फ उस फैमिली को, सिर्फ उस फैमिली को, बाकी सब आपके भाई बंधु हैं, सब आपके रिलेटिव्स हैं। रिलेटिव में आप मामा बुआ फूफा सबको शामिल कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर है?
नहीं नहीं, असंवैधानिक मतलब जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो लीगल नहीं है, जो इलीगल है, जिसको स्वीकारा नहीं जा सकता है, जैसे बाल विवाह मैंने आपको बताया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मैंने आपको बताई, अरे मर्डर वर्डर नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे हैं बेटा, सुनो सुनो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इसके साथ में एक शब्द और आपको याद रखना है, कार्यकारिणी निकाय, है ना, कार्यकारिणी निकाय, निकाय जैसे आप लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, बॉडी आप इसको कहते हैं कि मेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मेड बाय एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव्स ऑर्डर, कार्यपालिका के आदेश के द्वारा बनाया गया। तो इसको लेके परेशान नहीं होना है, कार्यपालिका के आदेश से, आदेश से बना। तो हमारे यहाँ पे बेटा देखो दो ही चीजें ऐसी हैं जो अपने पेपर में हमें जाननी है, एक तो है हमारा नीति आयोग, नीति आयोग, इसी को हम लोग कभी कभार एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कह देते हैं, हम इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कह देते हैं, अतिरिक्त संवैधानिक निकाय कह देते हैं, नीति आयोग यही है, यही है। और क्या है, और पहले आपके पास प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन, अब नहीं रहा है, अब नहीं रहा है, ये होते हैं आपके पास एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये मैंने थोड़ा ऐसे कुछ शब्दों को आपके यहाँ पे डिफाइन कर दिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यूनिट 10 का सिलेबस देखते हैं। देखो यूनिट 10 के सिलेबस में ना इतनी सारी चीजें दी गई हैं, ये सिलेबस है, ये आयोग है, 16 के 16 आयोग हैं बच्चे। देखो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है, इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग यूपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फिर है खाद्य संरक्षण आयोग, बाल संरक्षण आयोग, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, इंफॉर्मेशन, विजिलेंस और एनजीटी। देखने को ये 16 है, देखने को ये 16 है, लेकिन बच्चे जब हम इनमें थोड़ा सा आगे जाते हैं, जैसे विमेन कमीशन की हम लोग बात करेंगे, तो हमें इसके साथ में एमपी का विमेन कमीशन भी पढ़ना पड़ेगा। जब हम लोग मानव अधिकार आयोग की बात पढ़ेंगे तो हमको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भी पढ़ना पड़ता है। जब हम लोग खाद्य संरक्षण आयोग की बात करेंगे तो राज्य का ही होता है, लेकिन बाल संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के साथ में स्टेट कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये भी हमको पढ़ना पड़ता है। एससी कमीशन अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो एमपी का भी एससी पढ़ेंगे, एसटी। तो इस तरीके से लगभग हमको 20 से 22 आयोग पढ़ने होते हैं, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, 22 आयोग हैं, और ये 22 आयोग आपके सीधे 10 क्वेश्चन हैं। सबसे छोटी यूनिट जो सबसे ज्यादा नंबर आपको देती है तो बेटा ये यूनिट 10 है, यूनिट 10 है, इसमें बहुत सारे, ठीक है, आज जो पढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा है बच्चे, इसलिए बार बार बोलते हैं कि सिलेबस आपको देखना चाहिए। अगर आपने सिलेबस ही नहीं देखा है तो बच्चे फिर कहाँ से आपको ये समझ में आ सकता है, ये तो सिलेबस का हिस्सा है जो कमीशन ने बार बार आपको दिया हुआ है, और मैं वही चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को हमें पढ़ना है, इसमें समझ में नहीं आने वाली आप कैसी बात कह सकते हैं। ये तो वही बात हुई, कोई आपके घर पे खाना देके गया, आपसे पूछा कैसा बना था, आपने बोला बढ़िया बना था, बहुत अच्छा था, मीठा था, पता चला वो आपको दाल तड़का देके गया था और आपने उसको मीठा बोल दिया, आया ही नहीं है, आप उसको कैसे उसकी तारीफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। क्या मजा आ रहा है बच्चे सिलेबस में? जब अगर मजा आ रहा है ना आपको तो फिर आप समझिए। बेटा भूल जाते हैं तो क्या हुआ, भूल जाते हैं तो क्या हुआ, मैं हूं ना यहाँ पर, हम आपको समझाएंगे ना, हम आपको समझाएंगे। भटक सकते हैं आप रास्तों से, जो मंजिलें आपकी अनजान हैं, अगर मंजिल आपकी जानी पहचानी अगर आपकी है तो फिर रास्तों की परेशानियां आपको कैसे भटका सकती हैं। तो आपको टेंशन क्यों लेनी है,
आपको टेंशन क्यों लेनी है? एक एक कमीशन को लेके पढ़ाना बेटा आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो मेरा काम है, वो मेरा काम है। अब देखो जैसे ही हमारे आर्टिकल्स या एक आध चीज यहाँ पे अपनी कवर हो जाएगी बच्चे, तो हम क्या करेंगे, धीरे 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 कमीशन के जो फैक्ट हैं आपको याद कराना शुरू कर देंगे। किसी दिन निर्वाचन कमीशन के फैक्ट आपको पढ़ा दिए, फिर हम जब इनको पढ़ाएंगे तो लगभग सब कुछ आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। ये कमीशन है बच्चे, इन कमीशन को हमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इन कमीशन की स्ट्रेटजी बच्चे अपनी किस तरीके से रहेगी, मैं ये भी आपको बता देता हूं कि कमीशन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। इस रणनीति पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो जैसे बच्चे अपना, जैसे आप लोग कमीशन कह रहे हैं, जैसे आप लोग आयोग कह रहे हैं, इसमें देखने के लिए तो बच्चे कितने कमीशन है, 16 कमीशन है। लेकिन किसी यूनिट को आप कैसे ब्रेक डाउन करते हैं ये आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन कर लिया तो फिर आपको परेशानी नहीं आएगी। देखो भाई, इसमें पहला तो 2 क्राइटेरिया यहाँ पे होते हैं, 2 क्राइटेरिया यहाँ पे होते हैं। एक हम कमीशन को डिवाइड करते हैं इस तरीके से कि कौन सा कमीशन आपके पास नेशनल है, मतलब नेशनल, जैसे आप लोग कह रहे हैं राष्ट्रीय, कोई संस्था राष्ट्रीय स्तर की है, या हम फिर इसको डिवाइड करेंगे स्टेट स्तर में। स्टेट, जिसे आप लोग कह सकते हैं कि ये संस्था कहां पर है, राज्य स्तर की संस्था है, राज्य स्तर की। बच्चे जब हम इनको राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे डिवाइड कर देते हैं तो फिर इनका एक वर्गीकरण और आता है, जिस वर्गीकरण को आप डिवाइड करते हैं इनके बारे में पढ़ना कि ये कैसी है, कैसी है, विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कौन से ऐसे हैं जो संवैधानिक है। तो ये लिस्ट हम आपको पहले दिन ही पढ़ा देंगे, बनवा देंगे। जिस दिन हम इनको पढ़ाना शुरू करेंगे कि भैया ये सारे संवैधानिक हैं, ऐसे कौन से हैं जो वैधानिक हैं, जैसे आप लोग वैधानिक या संवैधिक बोल रहे हैं, और ऐसे कौन से हैं जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए गए हैं, जिसको हमने कार्यपालिका के आदेश के द्वारा बनाए गए हैं। एक ये लिस्ट, ठीक है, ये लिस्ट आपको पहले ही प्रोवाइड ही करा दी जाएगी। फिर बच्चे इन कमीशन को पढ़ने का अपना एक तरीका रहेगा। तरीका कैसे रहेगा, अगर मैं एक और वर्गीकरण इनका करता हूं ना कमीशन का बच्चा, तो देखना अगर हम इनका एक और वर्गीकरण करते हैं ना तो बच्चे कैसे करेंगे, आप इसको देखने की कोशिश करना, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। क्या करेंगे भाई बच्चे, हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। 3 कैटेगरी में सबसे छोटे कमीशन, मतलब आप इनको कह सकते हैं कि ऐसे कमीशन जो माइक्रो हैं, माइक्रो सूक्ष्म है, मतलब इनमें एक तो डेटा कम है, डेटा लेस डेटा, दे हैव लेस डेटा, जिनमें कम आंकड़े हैं और जिनमें सिमिलरिटी है, जिनमें बेटा क्या है, सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी मतलब क्या हुआ सर, सिमिलरिटी का कहना क्या चाह रहे हैं, देखो बच्चे अगर आप लोग देखोगे एससी कमीशन, ठीक है, एससी कमीशन, अनुसूचित जाति कमीशन, एसटी कमीशन, जनजाति कमीशन, ओबीसी कमीशन, ओबीसी कमीशन, ये तीनों कमीशन लगभग एक जैसे हैं। और अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, चलो ये 3 कमीशन बच्चे कैसे हैं आपके पास, एक जैसे हैं, ध्यान रखना। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड नेशनल कमीशन फॉर विमेंस, विमेंस, ये इन दोनों में लगभग आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। अब एससी के साथ में स्टेट का एससी, राज्य का एसटी और राज्य का ओबीसी। बच्चे अगर हम इन कमीशन को थोड़ा सा और देखें तो जैसे सीबीसी है, सीबीसी और सीआईसी, विजिलेंस कमीशन और इंफॉर्मेशन कमीशन, ये भी लगभग आपको पास एक जैसे देखने को मिलेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे कहाँ पे बच्चे, जैसे आप लोग बोलते हैं एक तो नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग, और जैसे आप लोग यहाँ पे, सॉरी पहले हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी, यूपीएससी और स्टेट पीएससी, ये भी लगभग बच्चे कैसे हैं, एक जैसे हैं। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे, हम लोग देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये भी लगभग सिमिलर है। और बच्चे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कमीशन को, जिसमें आप लोग कह रहे हैं एक एनजीटी और एक नीति आयोग, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा डेटा है। तो हम इनको ऐसे कवर करें कि जल्दी ये वाला सिलेबस कवर हो जाए, तो आपको लगे बहुत सारी चीजें आने लगी हैं, और फिर धीरे धीरे करके हम लोग इनको कवर कर लेंगे। मतलब हम चीजों को बहुत सिंपल सा लेके चलेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सा लेके यहाँ पे चलेंगे, जिससे आपके यहाँ पे दिक्कत नहीं हो किसी भी तरीके से, ठीक है भाई।
ठीक है, कोई दिक्कत? देखो कुछ बच्चों के ना जो किताब वाले डाउट हैं ये कभी कभी खत्म नहीं होते बच्चे, मार्केट में सारी किताबें अच्छी होती हैं। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि किताबों के नहीं होते, ना किताबों का कोई मजहब है, ना किताबों का कोई वर्ग है, ना किताबों का कोई धर्म है। किताबों के सिर्फ पन्ने, किताब और अक्षर हैं, वो एक जैसे होते हैं। आप जिसको आप समझ पाए, किसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक टीचर कोई चीज़ आपको पढ़ाने आया है तो कम से कम 3 सब्जेक्ट, आप 3 किताबों के, सब 3 किताबों से आपको कम से कम पढ़ाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भैया, ये कमीशन की स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है। अब अपन चलते हैं आपके मतलब की चीज़ की तरफ, जैसे आप लोग कहते हैं P/Q। ये यूनिट 10 के हैं बच्चे, 2022 के MCQ हैं कमीशन के। फिर अपन देखेंगे पॉलिटी के MCQ। अब मैं जा रहा हूँ चैट ऑफ करने, जिससे कोई भी बच्चा यहाँ पे आंसर नहीं दे। सारे बच्चों को आंसर देना है बेटा, किसमें? सारे बच्चों को आंसर देना है पोल में। ठीक है, चलो। तो बच्चे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो PYQ है। इससे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। आज हमारा पोल क्यों काम नहीं कर रहा है? इसको क्या दिक्कत है? चलो, कर रहा है। तो भाई ये है आपके सामने, ये है आपके अरे आज पोल में कुछ गड़बड़ है। अभी आंसर मत दीजिए बच्चा, प्लीज आंसर मत दीजिए, कोई बच्चा आंसर नहीं देगा यहाँ पे, है ना। चलो, अब पोल में आपको आंसर देना है कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, चलो बेटा पोल में आंसर देना है, कमेंट मत करिए। बेटा ये करंट अफेयर्स हम आपको करा देंगे, टीम हमारे पास फैकल्टी अवेलेबल है, आप परेशान मत होइएगा, है ना। फैकल्टी है वो आपको करा देंगे, आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। करेक्ट आंसर इसका बेटा क्या है? बी है। करेक्ट आंसर बच्चे इसका क्या है? बी है। 54% बच्चों ने आंसर यहाँ पे सही दिया है। और आप देख रहे हैं कि सुहानी, शीतल, अमन, कमल और दीक्षा। बच्चे देखो, आप ना कमीशन में जो लिखा गया है ना उससे ही क्वेश्चन आ रहा है। इन्होंने क्या बोला है, हम जब ह्यूमन राइट की बात करते हैं ना बच्चे, ह्यूमन राइट की, मानव अधिकार की, तो 2 तरीके कमीशन है। एक तो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और एक होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट, स्टेट। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो सदस्यों को अपॉइंट करने के लिए कमेटी होती है, इसको चेयर करते हैं पीएम। कौन करते हैं? पीएम। और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्यों को अपॉइंट करने की कमेटी को चेयर करते हैं कौन? सीएम। तो 2 सवाल आप यहां से सीख लीजिए कि अगर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को नियुक्त करना है, अच्छा एक और चीज देखो, ना तो महाधिवक्ता कभी किसी समिति का अध्यक्ष हो सकता, ना ही मुख्य न्यायाधीश कभी किसी समिति का अध्यक्ष हो सकता, और ना ही राज्यपाल कभी किसी समिति का अध्यक्ष होगा, ना ही राष्ट्रपति कभी किसी समिति का अध्यक्ष होगा, ना ही उपराष्ट्रपति, ना स्पीकर, और ना ही आपके पास जो एक्स ऑफिशियो राज्यसभा होते हैं, ये कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्यान रखना, चीफ मिनिस्टर। जिन बच्चों को लग रहा है पोल नहीं आ रहा है, आप जहाँ क्लास लेते हैं वहां पे एक ऑप्शन आता है पोलिंग करके, ठीक है, पोलिंग करके आप उस पर जाके
उस पर जाके क्लिक करेंगे तो पोल आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही क्वेश्चन एंड हुआ कर आप उस पोलिंग पे वो ब्लिंक करना शुरू कर देता है। मैंने एक दिन देखा था इसको, है ना, मैंने उसको देखा था तो समझ में आ रहा था कि ऐसे आंसर, ऐसे पोल आता है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? जो ओबीसी कमीशन है, इसमें हमने एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं 2021 में। इसके अकॉर्डिंग कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? आप इसका आंसर दीजिए पोल में। चलो भाई, दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चे, इसका आंसर है, इसका आंसर है सी। करेक्ट आंसर है सी। 30%, 36 बच्चों ने सही आंसर दिया है। सुहानी, कमल, प्रियांशी, शीतल और खुशी। देखो बच्चे, आप समझ रहा, जैसे हमने क्या लिखा हुआ है, सिलेबस में दिया गया है ओबीसी कमीशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, लेकिन क्वेश्चन किससे आया है? एमपी ओबीसी कमीशन। तो हमें इस चीज पे ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के जितने कमीशन है उसको भी, और इससे हमें एक बात समझ में आ गई है कि अगर किसी भी कमीशन में संशोधन किया जा रहा है, किसी में भी, जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के सदस्यों को अपॉइंट करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल को बनाने की बात की है, पूछा जा सकता है। जैसे ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यकाल को कम किया गया है संशोधन के बाद, तो पूछे जा सकते हैं। तो जिस भी कमीशन में अमेंडमेंट हुआ है या अमेंडमेंट होने की संभावना है, या सॉरी पिछले 1-2 साल में हुआ है, हम उस अमेंडमेंट को भी कवर करेंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। इससे एक और चीज हमें समझ में आ गई है कि सदस्य संख्या पूछी जा सकती है कि कितने सदस्य हैं इस कमीशन में, कितने मेंबर हो सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे क्या है? सी है, 5 मेंबर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम पोल को स्टार्ट करेंगे। जस्ट रीड द क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोल। कि मानवाधिकार आयोग बेटा क्या करता है, इसको देख लीजिए। सारे बच्चे देख लें जल्दी कि मानवाधिकार आयोग क्या करता है। बच्चे क्वेश्चन आपने देख लिया है। अब हम जाते हैं पोल को स्टार्ट करने के लिए। जिन बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है सब्र रखें, क्योंकि आप कमेंट में शांति रखते नहीं हो, इसलिए मैंने कमेंट को ऑफ कर दिया है। अदरवाइज हमने सोचा था कि आज तो कमेंट ऑफ नहीं करेंगे, पर तुम बच्चे हो, बच्चे कभी सुधरते हैं क्या सर? हम कभी नहीं सुधरेंगे। चलो भाई, 30 सेकंड का समय बेटा बहुत होता है एक क्वेश्चन के लिए। 30 सेकंड बहुत है, क्योंकि हमें उसमें फिर कुछ सेकंड तो उसको एनालिसिस करने में लग जाते हैं, उसको समझाने में लग जाते हैं। अगर मैं पोल का टाइम 45 सेकंड कर दूंगा, मतलब 1 ही मिनट हो जाएगा, वो तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। सीधी सी बात है बेटा, ये तो करेगा ही करेगा। ह्यूमन राइट कमीशन अगर इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को इंस्पायर नहीं करेगा तो किसको करेगा?
आयोग का काम मानव अधिकार के क्षेत्रों में अनुसंधान करना भी है, बिल्कुल है। बच्चे देखो इसके जो आंसर है ना, ये दोनों माने, तीसरा और चौथा। करेक्ट आंसर बच्चे चौथा है, पर कमीशन ने दोनों को माना है, क्योंकि कथन एक कथन दो की व्याख्या सही करता है। मतलब ये भी कहना चाह रहे हैं, एक्चुअल में इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका कुछ और होना चाहिए था, पूछा किसी और तरीके से। तो करेक्ट आंसर दोनों है। अगर दोनों आ जाए बेटा, हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है डी वाला। डी वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, डी वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और देख लेते हैं हम लोग पोल रिजल्ट। जिन बच्चों ने सी लगाया है उनका भी सही है, जिन्होंने डी लगाया है उनका भी सही है। पर अगर एक आंसर को माना जाएगा तब बेटा किसको माना जाएगा, डी को माना जाएगा। ठीक है, किसको माना जाएगा, डी को माना जाएगा, ध्यान रखना। फिर से बोलता हूं, देखो ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या करेगा, ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन, उनके प्रोटेक्शन, उनका एक्सटेंशन, उन पर रिसर्च, यही तो इसका काम है। वही तो पूछा गया है कि जो संस्था है इसके क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट कौन करेगा, यही करेगा। हम और आप नहीं जाएंगे मोटिवेट करने के लिए, ह्यूमन राइट कमीशन को ही जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर द प्रोविजन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट। देखो ये भी हमारे कमीशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, कमीशन के आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, तो हमें आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल्स पेपर में पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स पेपर में आते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो डायरेक्ट सवाल आ रहा है बच्चा, मैं पोल स्टार्ट करता हूं, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। और जिन बच्चों को मेरा ग्रुप नहीं मिला है मैं फिर से आपको बता दूं बच्चे, @ गौरव, GAURA भी गौरव सरबन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, GO करते होंगे, GO नहीं है बच्चे। मैं फिर से आपके यहाँ पे लिख देता हूं, मेरा नाम कैपिटल में GAURA भी है, गौरव, SIR और बन। ये सब इस में लिखना है, एक साथ लिखना है, डिस्टेंस मत बनाना, मैं आपको मिल जाऊंगा टेलीग्राम पे। ठीक है भाई, सीधा पूछा है, इस संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में है। डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया बच्चे, डायरेक्ट तो नहीं है सर, इनडायरेक्ट है, बिल्कुल। देखो सारे बच्चे जानते हैं 340, 315, 328, 300, ये तो नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी। अगर आपने थोड़ा सा भी पॉलिटी को पढ़ा है तो सारे बच्चे इसका आंसर बी लगा रहे हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं, उज्जवल पाटीदार, अंचल दुबे, कमल भवसागर, स्नेहा और हर्षित कुमार। देखो दोस्त, भारत में जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन को 1926 में एस्टेब्लिश किया गया था, रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन। ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन बना। हमने 1935 में 1935 में जाके इसके दो हिस्से बना दिया, एक बना दिया सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, एक बना दिया प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब जिसे आज के टाइम पर आप कहते हैं यूपीएससी, और इसे टाइम पर आज आप लोग कहते हैं स्टेट पीएससी, मतलब राज्य लोक सेवा आयोग। तो पहली बार राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग कब बनाया गया, 1935 में। पहली बार दोनों के लिए अलग अलग कब बनाया गया, 1935 में। आजादी के बाद हमारे पास संविधान बना, तो संविधान के आर्टिकल 315 में बोला गया है, डायरेक्ट बोला गया है कि भैया एक यूपीएससी होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस, किसके लिए, यूनियन के लिए, देश के लिए। और क्या होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, स्टेट। जो प्रोविंशियल था वो स्टेट हो गया, जो सेंट्रल था वो यूनियन हो गया। ये भी कहाँ है, 315(1), 315(2) में। तो करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो 340 किसके साथ डील करता है, ये डील करता है ओबीसी के साथ, ओबीसी के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। 328 किससे डील करता है, इलेक्शन कमीशन से यहाँ पे क्या करेगा बेटा, डील करेगा। 238 किससे डील करता है, यूटी से डील करता है। यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों का यहाँ पर प्रशासन है। बच्चे फिर से बोलता हूँ 340 में सर क्या है, 340 में बोला गया है कि एक अधिकारी नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, अधिकारी किसके लिए, एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति, किसके लिए, अदर बैकवर्ड क्लासों के प्रशासन के लिए।
315 कहता है कि भैया यहाँ पे हमें यूपीएससी और स्टेट पीएससी होंगी, ये 315 में लिखा गया है बहुत अच्छे से। 328 कहता है इलेक्शन कमीशन का दायरा, और 238 में है यूटी का प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन 238 में। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके जितने भी डाउट है ना बच्चे, मैं 8 बजे तक सिर्फ आपको सवाल कराऊंगा, अगले 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ मैं आपके डाउट लूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप बने रहें क्लास में, कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा अरे सर तो सुन ही नहीं रहे, कुछ सवाल करा देते हैं। इससे मैं आपको बता रहा हूं, देखो बच्चे, यह डायरेक्ट कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका प्रोविजन कहां है। मतलब हम जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन पढ़ेंगे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, हम उनके आर्टिकल, जितने भी स्टेट्यूरी हैं हम उनके एक्ट, और उनकी जो फॉर्मेशन की सेक्शन है ये हमें पता होना चाहिए। तो यहां से हमने एक चीज सीखी है कि किसी भी कमीशन का डायरेक्ट आर्टिकल भी आपसे पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा, देखो कमीशन का ही है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें कहां पर विनिर्दिष्ट हैं? Where are the salary and service condition of the controller and auditor general in India specified? देखो 2022 कमीशन से आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे, मैं कमीशन की इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूं, देख लेना। क्वेश्चन को पढ़िए फिर पोल स्टार्ट करता हूं। चलो, कहां पर है इसका वर्णन, कहां पर है इसका वर्णन बताना है दोस्त, कहां है इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें? चलिए, देखो बच्चे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते सेवा शर्तें कहां पर विनिर्दिष्ट हैं? बच्चे आप इसको देखने की कोशिश कीजिए। आप देखो, देखो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है बच्चे, पहली अनुसूची में दिया गया है कि जो भारत है, इस भारत के राज्य राज्य और संघ राज्य, इनकी संख्या दी गई है ना, कि कितने राज्य हैं हमारे पास? 28 राज्य। संघ राज्य कितने हैं हमारे पास? 8 है। ये कहाँ लिखा गया है बच्चे? ये पहली अनुसूची में, ये फर्स्ट में है। बच्चे अगर आप लोग चौथी अनुसूची को देखने के लिए जाएंगे तो यहां पर दिया गया है एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीटों के बंटवारे की चर्चा की गई है, राज्यसभा सीटों का बंटवारा यहां पे दिया गया है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि जो तीसरी अनुसूची है बच्चे, यहां पर क्या दिया गया है, तो बच्चे यहां दिया गया है आपके पास ओथ विच इज नॉन एज शपथ, पदाधिकारियों की शपथ। बचा कौन सा? दूसरी अनुसूची में है सैलरी। क्या है बच्चे? सैलरी एंड अलाउंसेस एंड ऑफिसर्स। और इसकी सेवा शर्तें कहां हैं बच्चे? सेवा शर्तें हैं सीएजी की, आर्टिकल नंबर 148 से लेके आर्टिकल नंबर 151 तक, 148 से लेके 151 तक। 149 में बोला गया है ड्यूटीज ऑफ कैग के क्या कार्य होंगे, ये 149 में गिवन है। 148 कैग के बारे में बात करता है कि कैग कहां पर होगा, और 149 में इसकी ड्यूटीज हैं, इनके कार्य दिए गए हैं। इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बच्चे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बहुत सारे बच्चों ने सही लगाया है, पर 42% बच्चों का सही है। देखो, भारत के संविधान में ना बच्चे 12 अनुसूचियां हैं, 12। 4 के बारे में आपने यहाँ पे देख लिया है। शेड्यूल 5 कहती है कि एससी और एसटी क्षेत्रों का प्रशासन, शेड्यूल 6 कहती है कि एसटी क्षेत्रों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसटी एरियाज। शेड्यूल 7 में बोला गया है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यहाँ पे शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात की गई है कि हमारे पास ऑफिशियल 22 भाषा हैं।
नवीं अनुसूची का संबंध है बेटा लैंड रिफॉर्म से, लैंड रिफॉर्म से, भूमि सुधार से। 10वीं में है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल। 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से, और 12वीं अनुसूची में दिया गया है म्युनिसिपालिटीज, है ना, म्युनिसिपालिटीज, ध्यान रखना। ये 12 अनुसूची आपकी हो गई। ऐसे आप इनको भी याद रख सकते हैं, मुझे एक सेकंड नहीं लगा लिखने में, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। पहली में है संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन। दूसरी में है सैलरी ऑफ ऑफिशियल्स। तीसरे में है शपथ। चौथे में है एलोकेशन ऑफ सीट्स। पांचवें में प्रशासन है एससी एसटी क्षेत्रों का। छठवें में एसटी क्षेत्रों का। तो आप भी इनको ऐसे याद रख सकते हैं। एक भाई साहब मुझे मैसेज करते हैं हमेशा, सर मुझे शेड्यूल और आर्टिकल याद नहीं हो रहे। बेटा शेड्यूल अलग चीज है, आर्टिकल अलग चीज है, इनका कोई संबंध ही नहीं है आपस में। वो एक ही चीज का मैसेज करता है, सर इसका मैप दे दीजिए। भाई इनका कोई रिलेशन नहीं है बच्चे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे नदी और झील, अब नदी में भी पानी होता है, झील में भी पानी होता है। आप बोलो सर ना मुझे नदी और झील दोनों याद ही नहीं हो रही, दोनों अलग अलग चीजें। उसी तरीके से आर्टिकल है और उसी तरीके से आपको बेटा क्या है, शेड्यूल है, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? When did the मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन कम इनटू एग्जिस्टेंस? हालांकि कमीशन ने इस क्वेश्चन में तो बहुत बहुत बड़ा घोटाला किया है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, पर फिर भी हम देख लेते हैं। चलो भाई, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? बच्चे इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। हालांकि कमीशन ने इसके साथ धोखा किया हुआ है, लेकिन फिर भी सारे बच्चों ने सही लगाया है बी। ये है नंदिनी, गौतम, दीक्षा, शर्मा, कमल, वसावर, कार्तिका। हमें मानना बेटा कौन सा है, ये बी ही मानना है। देखो बच्चे, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन जिसे आप लोग राज्य निर्वाचन आयोग कह रहे हैं, ये 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 1992 के द्वारा भारत के संविधान में एक आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल नंबर 243 के और आर्टिकल नंबर 243 जेड ए। यहां पे बोला गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसे आप लोग राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं, 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद की अगर मैं आपसे बात करूं तो 243 के और 243 जेड ए में बोला गया है राज्य निर्वाचन आयोग। इसका गठन किया गया था 1 फरवरी 1994 को। ये एक सिंगल मेंबर बॉडी होता है। कैसा होता है बच्चे? यह एक सिंगल यह एक सिंगल मेंबर बॉडी है, एक सदस्य। इसका काम होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन को कंडक्ट कराना। इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। इनका कार्यकाल होता है 6 साल और 66 वर्ष का। ये हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ध्यान रखना। कब आया? 1 फरवरी 1994 को। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट दी डिप्टी चेयरमैन, सॉरी वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? इसके द्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, या वाइस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? ठीक है भाई, ठीक है, आपको बताना है। और आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर मैं पोल स्टार्ट करता हूं। चलो भाई।
कौन अपॉइंट करता है? देखो बच्चे, नीति आयोग की अगर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं बच्चे, तो ध्यान रखना, जो नीति आयोग है ना दोस्त, इस नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आया। और ये बना कैसे है? ये बना है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा। इसको बनाया गया है कार्यपालिका के आदेश के द्वारा। तो इसके जो सदस्य होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, आप देखिए समझिए, चाहे भले इसके मेंबर हो, वाइस चेयरमैन हो या इसके सीईओ हो, इन सबको अपॉइंट करते हैं पीएम। कौन अपॉइंट करते हैं? पीएम। और इसके हेड भी कौन होते हैं? पीएम। तो करेक्ट आंसर बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्यान रखना, बी। 56% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अनुराग अवस्थी, आयुष नामदेव, हर्षिता अग्रवाल, दीक्षा शर्मा और अर्पिता श्रीवास्तव। देखो बच्चे समझो, जो 15 मार्च 1950 को 1950 को हमने एक बनाया प्लानिंग कमीशन। क्या बनाया बच्चे? प्लानिंग कमीशन। इस प्लानिंग कमीशन ने 1950 से लेके 31 दिसंबर 2014 तक काम किया और 14 में इसको हमने समाप्त करके एक नीति आयोग बना दिया। मोदी सरकार इसको लेकर आई, मोदी सरकार का या मोदी जी का एक ड्रीम आइडिया है नीति आयोग, ठीक है। इसके सब लोगों को अपॉइंट कौन करता है? प्रधानमंत्री। देखो बच्चे, कभी भी उपराष्ट्रपति किसी को अपॉइंट नहीं करेगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है ना, ये सिर्फ पार्लियामेंट्री कमेटीज के अध्यक्षों को अपॉइंट करता है, किसी और को नहीं करता है। तो ऐसे चीजों को आइसोलेट किया करो। अगर उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष चले गए तो खत्म कहानी। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई गई कोई संस्था का अधिकारी है, उसको राष्ट्रपति कभी अपॉइंट नहीं करेगा। उन्हीं को करते हैं राष्ट्रपति जो संवैधानिक है। ध्यान रखो, राष्ट्रपति हमेशा करेंगे उनको जो संवैधानिक पद हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी इलेक्शन कमीशन हुआ, यूपीएससी हुआ, कैग हुआ, इन सब में राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। लेकिन कभी भी इसमें क्यों करेगा? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में। एक और क्वेश्चन है, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पे की गई थी? बेटा, समितियों से एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है, पर ये ऐसी समितियां हैं जिनको हम लोग पॉलिटी में पढ़ लेते हैं। तो ये कमेटीज भी हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे कि टाइम टू टाइम हम ये भी आपको प्रोवाइड कराते चलें कि ये कमेटी आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो, ये है पोल, आंसर दीजिए पोल में। किस समिति की सिफारिश पर सीबीसी बना था? चलो भाई, देखो किस समिति ने, तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है मैं सीधा आपको बता देता हूं, बी है, बी। 48% बच्चों ने सही आंसर दिया है। आप इनको सीख लीजिए, PYQ से सीख लीजिए। देखो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, 1964-65 में इसका गठन किया गया था, 1964-65 में। इसी समय की संथानम कमेटी ने। सीबीसी क्या करता है? जो करप्शन है, इस करप्शन के जो मामले होते हैं, भ्रष्टाचार के जो मामले होते हैं, इस भ्रष्टाचार के मामलों को सुनवाई करता है, उनको ये देखता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। हालांकि आजकल तो हमारे पास बेटा कौन आ गया है? लोकपाल आ गया है। पर लोकपाल आ तो गया है, पर क्या कर रहा है पता ही नहीं, समझ में नहीं आ पा रहा है सीबीसी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य का सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? बेटा आप देख रहे हैं ना ये क्वेश्चन, ये मेन कमीशन से के अलावा जो माइनर कमीशन है, सारे क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं। नीति आयोग से आ गया, ह्यूमन राइट कमीशन से आ गया, इंफॉर्मेशन कमीशन आ गया, राज्य सूचना आयुक्त, सवाल इनसे ही आ रहे हैं। अब देखो क्या पूछ रहे हैं कि कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? कौन नहीं हो सकता आपको बताना है।
और ये है आपके सामने पोल। चलो भाई। करेक्ट आंसर डी है। 43% बच्चों ने सही आंसर दिया है। बच्चे समझने की कोशिश करो। देखो हम लोग इंफॉर्मेशन कमीशन की बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन कमीशन, आप देखो ये सब हो सकते हैं, पर विधायक और सांसद किसी भी आयोग में ना तो एमपी जाएंगे, एमपी सांसद, ना ही एमएलए, ये कभी भी किसी कमीशन के सदस्य नहीं हो सकते। ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। तो राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टेरिटरी, कभी भी इसका सदस्य नहीं होगा। ये कमीशन की पीवाई क्यों है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत गठित किया गया है, आपको बताना है। और ये आ रहा है आपका पोल। इस क्वेश्चन के बाद आपके डाउट ले लेंगे। चलो भाई, तो हमसे पूछ रहा है कि जो अनुसूचित जाति आयोग है इसका गठन कहाँ किया गया है। बच्चे, आप सारे बच्चे जानते हैं इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है बी, 338, 338। और 44% बच्चों ने सही आंसर दिया है। देखो भाई समझो, 338 में ना बच्चे तीन चीजें हैं। एक तो है 338, यहाँ पर है एससी कमीशन। 338 का ए यहाँ पर है एसटी कमीशन, और 338 का बी यहाँ पर दिया गया है ओबीसी कमीशन। बस ये आपको याद रखना है। एससी है 338 में, 338 के सब आर्टिकल ए में है एसटी, सब आर्टिकल बी में है आपके पास ओबीसी कमीशन। एसटी कमीशन को अलग कब किया गया बच्चे? ये किया गया 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 2004 में। ओबीसी कमीशन कब ऐड किया गया, तो आप लोग बताएंगे 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा ओबीसी कमीशन को यहाँ पे ऐड किया गया था। ठीक है भाई, चलो अब देखो ये पॉलिटी के सवाल हैं। कैसे सवाल आए थे आप इनसे देख सकते हैं। पहले हम लोग 16वां सवाल पढ़ेंगे, फिर हम लोग 17वां सवाल पढ़ेंगे, फिर 18वां। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि देखो पहला क्वेश्चन क्या था पॉलिटी का, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। अब सारे बच्चे जानते हैं, देखो आनंदीबेन तो अभी पढ़ा है, द्रौपदी मुर्मू ये है, सरला ग्रेवाल है पहली महिला राज्यपाल। हु वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है, कौन बन सकता है ग्राम पंचायत। अब सारे बच्चे जानते हैं कि अगर हमें विलेज पंचायत बनाना है, ग्राम पंचायत बनाना है, तो इसके लिए मिनिमम आदि बेटा क्या है, 1000 है। यहाँ पे हमारे पास ग्राम पंचायत बन जाती है। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाए बेटा, अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाए। तो तीनों क्वेश्चन एमपी की पॉलिटी से आ गए थे। ठीक है, ध्यान रखना। राज मानव अधिकार, अच्छा ये तो मैंने आपको करा दिया है, ये अपने हो गए हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्री परिषद की
बैठक की अध्यक्षता करता है। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था। देखो बच्चे क्वेश्चन समझना कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में हु अमंग द फॉलोइंग सेल प्रेसाइड द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द मध्य प्रदेश इन द एब्सेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। कौन करेगा? सारे बच्चे क्या लगाएंगे इसमें? गृह मंत्री लगा देंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई भी मंत्री कर सकता है। करेक्ट आंसर बी आएगा। जनरली जब सीएम नहीं होता है तो वो हमेशा होम मिनिस्टर से ही बोलता है बेटा, सॉरी बेटा वो उनसे बोलता है कि आप इसकी अध्यक्षता कर लेना, लेकिन होम मिनिस्टर करेगा ये रूल नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। नॉमिनेटेड बाय सीएम कोई भी मंत्री इसकी बेटा क्या कर सकता है? अध्यक्षता कर सकता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो रविशंकर शुक्ल थे, भगवत राय मंडलोई इसके सेकंड थे, कैलाश कटाजू। तो देखो इतने सरल सरल क्वेश्चन आए। अब देखो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये अपन ने पढ़ लिया है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं कमीशन में। भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति कहाँ है? हमने चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है कि 72 में क्षमादान की शक्ति है, 73 में इनके इलेक्शन डिस्प्यूट है जो एससी देखेगा, 73 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सॉरी एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्क है, 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को क्षण की किसी विशेष घटना के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जैसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। भगवती, जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन, इसका एक ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर। करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर। ऐसे बढ़िया बढ़िया से सरल सरल से सवाल आए, आप इनको देख लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? हमने इस पर कितनी बार चर्चा की है बेटा कि 61 में प्रोसेस की गई है इम्पीचमेंट, महाभियोग, इम्पीचमेंट कहाँ है? 61 में। 53 में क्या है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होगा? हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होगा, देयर शैल बी प्रेसिडेंट बावन, और ये एग्जीक्यूटिव हेड होगा। 73 अभी आपको बताया था इसका एक्सटेंशन। 72 में क्या है? क्षमादान। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपके सवालों के जवाब आपको यहाँ पे दे दूं। बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहे होंगे। पहले मैं उन क्वेश्चनों के बारे में आपको यहाँ पे जवाब दे देता हूँ, क्वेश्चन या सवाल, और फिर मैं आपसे पूछ लूंगा, जिससे मैं एक साथ आप सबके सवालों के जवाब दे पाऊंगा। देखो सबसे पहला सवाल है सर नोट्स। हर एक बच्चे के मन में चलता है नोट्स। तो बच्चे नोट्स का मैं एक सजेशन आपको जो हमेशा देता हूं, फिर दूंगा। कोशिश कीजिए हैंड रिटन बनाए, कोशिश कीजिए कि कैसे बनाए? हैंड रिटन बनाए, हस्तलिखित बनाए। आप लोग पीडीएफ देंगे क्या? यस, हम लोग पीडीएफ देंगे जो क्लास में पढ़ा रहे हैं इसी का। हुआ पॉसिबल तो एक सेपरेट पीडीएफ भी हम आपको देते हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप बाद में ब्लेम नहीं करें, इसलिए मैंने बोल दिया क्लास का पीडीएफ देंगे। नोट्स आपको हाथ से बनाने, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ऐसे कैसे आपको बनाने। सर क्या हमें किसी बुक की जरूरत है? बच्चे देखो मैं एक सजेशन आपसे दूंगा कि बुक अभी मत लीजिए पेपर के समय पर। अगर आप लेना चाहें तो आप एनी बुक फ्रॉम मार्केट, कोई भी किताब ले लीजिए मार्केट से जिसकी भाषा आपको समझ में आ जाए, जबकि हम आपको बहुत बेहतर पढ़ाने वाले हैं। ध्यान रखिए सर ये कोर्स कैसा रहेगा? ये कोर्स बच्चे बाइलिंगुअल रहेगा, बाइलिंगुअल, दोनों भाषाओं में रहेगा, हिंदी इंग्लिश। नोट्स दोनों भाषाओं में प्रोवाइड कराए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। क्या ये पेपर से पहले कंप्लीट हो जाएगा? यस, हम इसको अगले 23 दिन में ही, शायद या 23 या 24 ही लेक्चर मैंने दिए हैं पॉलिटी को लेकर, जिसमें कमीशन और सारे की सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट 24 या 25 डेज में आप लोग देखेंगे कि जो पॉलिटी है आपकी कवर हो गई। मतलब ये अक्टूबर तक ही कवर हो जाएगी, और नवंबर तक तो मैं आपको जियो भी कवर करा दूंगा। मतलब नवंबर लास्ट होने से पहले आपका पूरा सिलेबस ही कवर करा देंगे, ठीक है भाई। नोट्स आपको बनाने, बुक आप मार्केट से जो लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है, बाइलिंगुअल रहेगा। नेक्स्ट 24-25 दिन में पूरी पॉलिटी, पूरे कमीशन आपके कवर हो जाएंगे, पूरा सिलेबस कवरेज रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और कोई डाउट हो सकता है इसमें? और शायद इसका कोई डाउट नहीं हो सकता जो आपको परेशान कर सकता हो, ठीक है। चलिए मैं जो आंसर दे सकता था दे दिए हैं, ये सभी के लिए। हाँ, आप पीटी 2023 की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 24 वाले हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल है, 25 वाले हैं, 26 वाले हैं, सभी के लिए हेल्पफुल है। अगर 27 वाले हैं तब भी, क्योंकि पी तो कभी भी पढ़ना है ना बेटा, और संविधान कभी नहीं बदलता। जैसे सिलेबस बदल जाएगा ना सर, ये चीजें कभी नहीं बदलेंगी जो यहाँ पे लिखी गई हैं,
या तो कुछ ऐड होगा या कुछ कम होगा, पर जो लिखा गया है ये कभी नहीं बदलेगा, ये ऐसा कैसा रहेगा, ध्यान रखना। तो सभी के लिए बेटा कैसा है ये हेल्पफुल है। चलो, आई होप कि अब शायद मैं आप सबके जवाब यहाँ पे दे पाया हूँ। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज हमने आज के लिए तो बहुत कर दिया है। चलिए, एक चीज आपसे बोलूंगा, बेटा आपके मतलब की धारा नहीं है, आपको सिर्फ आर्टिकल पढ़नी है। धारा सिर्फ कुछ कमीशन में आपको पढ़नी है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। बेटा ये सिर्फ आपसे बोल रहे, ये सवाल आपको सिर्फ इसलिए कराए जाते हैं ताकि आप एनालिसिस कर पाएं कि किस तरीके की चीजें आपके पेपर में आती हैं। आप पढ़ लो बेटा, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा धारा होती है कानून की, कानून की, और आर्टिकल होते हैं संविधान में। मतलब जितने भी आप एक्टों को पढ़ेंगे, जितने भी एक्ट पढ़ाए जाते हैं, जितने भी कानून बनाए जाते हैं, उन सब में धाराएं हैं। आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ आपको संविधान में देखने को मिलते हैं। हाँ, आपको आंसर शीट में प्रैक्टिस करना है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस। हाँ, आज टेलीग्राम लाइव हो सकता है 9 बजे, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। एक तो मैं टेलीग्राम लाइव करता हूँ तो आप आते भी नहीं है, उसमें आपके सवाल भी नहीं होते हैं, इसलिए मैंने आजकल उसको थोड़ा सा कम कर दिया है। चलो बच्चा पार्टी, फिर करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बेहतर तरीके से पढ़ते रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।